हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई होप जो पढ़ रहे हैं हम लोग, आप उसको घर जाके पढ़ रहे होंगे और अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। कोड फीस एक खत्म हो जाएगा विद इन दिस क्लास, या फिर एक और क्लास अगर लगेगी तो हम लोग ले लेंगे। शेड्यूल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू गाइज। हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया कि शेड्यूल में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सेकेंड ऑफ थिंग, ये अभी रिसेंटली कल एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट तो नहीं कह सकते उसको, एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आई थी, उसको स्टॉप कर दिया, उसको रोक दिया, उस पर स्टे लगा दिया। टेक्निकल बात क्या थी उसमें, स्टे लगा दिया जीजेएस के ऊपर। ये वैकेंसी 2 साल बाद आई थी। लास्ट वैकेंसी जो आई थी 2023 में आई थी, उसके बाद अब ये 24 में कोई वैकेंसी नहीं थी और 25 में भी वैकेंसी आई है। इसका एग्जाम होना था 23 मार्च को। 23 मार्च हमारा शहीद दिवस होता है, शहीद दिवस होता है ना 23 मार्च, भगत सिंह को इस दिन फांसी दी थी। अब फिर प्रॉब्लम क्या है, एक ऑर्डर ने केसी रायसन हाईकोर्ट को भी और हमारी जो आरजेएस है करंट 2025 जिसका हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसको भी अफेक्ट करेगी। इसको सिंपल से एक रीजन में समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमने इसका क्या रेशो रहा, जो सो कोर्ट ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, उसका रेशियो ये रहा कि जब ऑलरेडी प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट में, इसके ऊपर 3 जजेस बेंच सुनवाई कर चुकी है। जजमेंट रिजर्व में पड़ा है, जजमेंट अभी तक प्रोनाउंस नहीं किया। तो इतनी क्या जल्दी लग रही है हाई कोर्ट्स को एग्जाम कंडक्ट करवाने की? समझ में? इतनी जल्दी क्या लग रही है? उस जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि वेरियस हाई कोर्ट्स और स्टेट जहां पे मान लीजिए यूपी में पीएससी कराती है, यूपी पीएससी का होता है सिविल जज का एग्जाम। जैसे एमपी में हाई कोर्ट है, गुजरात में हाई कोर्ट है, राजस्थान में हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट से भी व्यू लिया गया कि क्या सिविल जज के एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सभी स्टेट्स ने अपना अपना एक एफिडेविट दिया है। ऑन दैट बेसिस द सुप्रीम कोर्ट वुड डिसाइड कि प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जजमेंट में को रिजर्व रखा गया है, जजमेंट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है ना। जजमेंट अभी तक उसको अभी तक सुनाया नहीं गया है, लेकिन 18 तारीख को तो उसकी हियरिंग है। 18 को जो हियरिंग है वो तो दूसरी हियरिंग है, अभी तक उसको सुनाया नहीं गया है। और गुजरात हाईकोर्ट को भी नोटिस भेज दिया इसमें उन्होंने, और गुजरात हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस इशू कर दिया। उसकी जो डेट दी इन्होंने वो 18th दी है, 18 मार्च। इसकी जो नेक्स्ट डेट की हियरिंग होगी वो एक अलग केस है। पर सो यस, सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर प्रैक्टिस का ये लोग कर रहे हैं तो प्रैक्टिस का कब तक, प्रैक्टिस का कब तक, क्या प्रैक्टिस होगा या नहीं होगा? तो सर सिंपल से मेरी एक बात समझ लीजिए, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो प्लीज फॉर्म भरिए, वो प्लीज फॉर्म भरिए। रीजन क्या होगा इसका कि कल को अगर मान लीजिए आपकी प्रैक्टिस है या नहीं, आप फाइनल ईयर में हो तो फॉर्म भरो। राजस्थान में 21 साल की एज है, राजस्थान में अपीयर वाला बच्चा भी दे सकता है। राजस्थान में सिर्फ एक शर्त है कि मेन से होने के पहले उसके 10th सेमेस्टर का, या फिर अगर वो 3 ईयर एलएलबी में तो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे सिर्फ इतनी सी कंडीशन हम लोग लगाते हैं बिफोर गिविंग इन मेंस, जो बच्चे अपीयरिंग है। और रही बात प्रैक्टिस की, तो कल को जजमेंट आएगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा क्या पता। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते कि जब तक जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों को अलाउ किया जाए, नेक्स्ट टाइम से हाई कोर्ट ध्यान रखे, क्या पता डायरेक्शन भी इशू कर दे। और ये जजमेंट जब भी आया और उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने फिर देखे, जजमेंट आने के बाद हाई कोर्ट फॉर्म नहीं भरवा सकता, क्या पता हाई कोर्ट बार कर दे, जो जो बच्चे भर जाए, क्योंकि स्टॉपर लगता है हाई कोर्ट पे भी और आप पे भी। आप फॉर्म में जब एग्री करते हैं ना कि आई हियर बाई एक्नॉलेज ऑल द फैक्ट्स हैव बीन करेक्टेड फिल्ड बाय मी, तो उस वहाँ पे भी स्टॉपर लगता है। तो प्लीज जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भरिए। कल को कितनी प्रैक्टिस करेंगे वी डोंट नो, 1 साल की प्रैक्टिस करेंगे, 2 साल की प्रैक्टिस रखेंगे, 3 साल की प्रैक्टिस रखेंगे, वी डोंट नो। तो प्लीज एज सुन एज फॉर्म भरिए। बात समझ में आई? बिकॉज वी डोंट नो कि सुप्रीम कोर्ट अपने क्या डायरेक्शन, क्या गाइडलाइंस इशू करे। हाई कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट्स को जहाँ पे अभी वैकेंसी पेंडिंग है वहाँ पर क्या डायरेक्शन और क्या गाइडलाइंस इशू हो, तो प्लीज फॉर्म भरिए। अगर आप ये सोच के रखे हैं कि फॉर्म भरेंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुए 1 तारीख से, तो प्लीज ये मत सोचिए, फॉर्म को फिल कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। और ये मैं आप लोगों के इंटरेस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना सर? ये मैं आप लोगों के इंटरेस्ट में ये बात कर रहा हूँ कि प्लीज फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि
क्या सुप्रीम कोर्ट इश्यू करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टाइम के लिए रखेगा कि इस बार जो हो गया, जो वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी है उनको अलाउ किया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकता है कि अब आगे से कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। सो वी डोंट नो अबाउट द लैंग्वेज, जजमेंट रिजर्व है, अभी तक आया नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर इस एग्जाम पे? इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि एग्जाम थोड़ी सी आगे निकलेगी। अगर ये जजमेंट नहीं आया ना सर महीने भर 15-20 दिन और, तो समझ लेना जितने टाइम में जजमेंट आएगा उतने टाइम के लिए आपकी वैकेंसी डिले होती जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। जैसे गुजरात हाईकोर्ट में 23 तारीख को पेपर था, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो एग्जामिनेशन तो नहीं करवाएंगे ये लोग, एग्जामिनेशन तो नहीं होगी जब तक वो जजमेंट नहीं आ जाता। लेकिन जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनको अलाउ करना पड़ता है, उनको अलाउ करना पड़ता है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस है या नहीं, इरेस्पेक्टिव फॉर्म भरिए। अब जो होगा फिर देखा जाएगा इस वैकेंसी के बारे में। सिंपल सी बात है, हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में क्या है? मेहनत करना। हमारे हाथ में क्या है? सिलेबस जो नया दिया है उसको मगअप करना, उसको याद करना, रिवाइज करना, मल्टीपल एमसीक्यू सोल्व करना। प्रीलिम्स का सिर्फ एक वसूल होता है। प्रीलिम्स इस बार बहुत टफ होने वाला है, जनरल की सिर्फ 255 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। तो प्रीलिम्स का सिंपल सा वसूल समझ लीजिए, मल्टीपल एमसीक्यूज, जितने मल्टीपल आप एमसीक्यूज सोल्व करेंगे, जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे, वही आपको एग्जाम के पार पहुंचाएगा। कोई अल्टरनेट नहीं है सर हार्डवर्क के बिना। अपने एग्जाम की तैयारी को 3 पैटर्न में बांटिए। सबसे पहले आप करिए जो 70 मार्क्स का लो होगा सर, इसको बांटिए मेजर में, माइनर में और हिंदी और इंग्लिश में। ये 3 को मजबूत कीजिए प्लीज, तीनों पार्ट को मजबूत कीजिए। इन दोनों पार्ट्स में 30-30 आना चाहिए और इधर 25। जनरल वाले बच्चे, क्योंकि सर देखिए कुछ सवाल डिलीट भी होते हैं आरजेएस में, देखा होगा आप लोगों ने। ये स्कोर बनाओ, 25 अचीवेबल है हिंदी इंग्लिश में। माइनर से ऑलमोस्ट 35 अराउंड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो 30 वहां से लाएंगे और इधर से भी 30 लाएंगे। ऐसा मैं ये बात नहीं कर रहा कि 70 में से 60 तो आ ही सकते हैं सर अगर तैयारी करो तो। 70 में से कितने लाने को कह रहा हूं मैं आपको? सिर्फ 60 आ सकते हैं। बहुत नामुमकिन है क्या 60 लाना? 60 लाना नामुमकिन नहीं है सर। मान लीजिए 2-3 केस लॉज आ गए जो आपको नहीं आते, जो आपके नहीं पढ़े हुए, वो गलत होंगे, डेफिनेटली गलत होंगे। मान लीजिए 1-2 सवाल थोड़े से उसने घुमा के पूछे हैं, वो नहीं आएंगे। तो 10 नंबर का जो स्कोप हम दे रहे हैं उसमें से 3-4 सवाल आपको नहीं आए और 4-5 सवाल गलत हो गए, जो भी हुआ, लेकिन 85 स्कोर होना चाहिए। ये स्कोर है तो सेफ हो। ये मत कहना सर अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ अभी से ही कट ऑफ बताने लगे। नहीं, कट ऑफ नहीं बता रहा हूं मैं, सेफ स्कोर बता रहा हूं। कट ऑफ में और सेफ स्कोर में अंतर होता है। समझ में? चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन कहां तक हो गया था अपना? ठीक है, 33 से मैं करवाता हूँ। से देखिए प्लीज, स्टार्ट कीजिए लेक्चर को यहाँ से। मैं इतने पास खड़ा होता हूँ ना कि मुझे, थैंक यू। देखिए और थोड़ा सा पढ़ने को और समझने का कीजिए। 33 बोलता है सूट्स फॉर अकाउंट्स। सर अकाउंट्स में कितना लिमिटेशन पीरियड होता है? अकाउंट्स में कितना? 3 इयर्स, ठीक है ना। ये वही अकाउंट्स वाली बात कर रहे हैं हम। किसकी कौन सी बात करें? जो वाद लेखों पर संस्थित किए जाएंगे। अब कोई भी सूट अगर अकाउंट्स पर है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कोर्ट फीस कितनी होगी? हाउ डू यू नो कि इसमें कोर्ट फीस कितनी होगी? तो डिपेंड करता है जो भी आपने एस्टिमेट किया है किसके अंदर, आपने जो प्लेंट में लिखा है उससे एस्टिमेट करो कोर्ट फीस कितनी है। सर ये अकाउंट्स का कहां पे आता है?
पार्टनरशिप एक्ट को हमारे जोड़ा है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट को जोड़ा है ना सर, तो पार्टनरशिप में आई थिंक सेक्शन 41 42 में है सूट फॉर द अकाउंट्स। एक बार देख लेना, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आई थिंक सेक्शन 40 41 42 के आसपास है ये प्रोविजन। वहां पर एक सूट फाइल होता है, सूट फॉर अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का सूट फाइल होता है। जब पार्टनरशिप फर्म जो होती है, जो भागीदारी की आपकी फर्म होती है, उसका जब भी डिसोल्यूशन होता है, वो टूटती है, तो उसका एक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का सूट फाइल होता है। तो उसकी कोर्ट फीस कैसे पता लगेगी? जितना आप अपने प्लेंट में लिख रहे हैं, जितना आप वाद पत्र में लिख रहे हैं, उस हिसाब से डिटरमाइन करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी तरीका बताया था और मैं वापस तरीका बता रहा हूँ सर। ये जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है सेक्शन 21 से, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसको 3 कैटेगरी में आप प्लीज डिवाइड कर लीजिएगा। आप नोट्स बनाइए या आप रफ में लिखिए। यहाँ पे सेक्शन नंबर लिखना है, यहाँ पे लिखना है टाइप ऑफ सूट, यहाँ पे लिखना है कोर्ट फी। जैसे सेक्शन 33 टाइप ऑफ सूट्स क्या है? अकाउंट। डिटरमाइन कैसे होगा सर? प्लेंट में जो आपने एस्टिमेट दिया है उससे। बनाया आपने? वेरी गुड जी। देखिए इन मैडम ने बनाया भी कल वाली क्लास के बाद में, तो प्लीज आपको मैं कह रहा हूँ जैसे इन्होंने बनाया वैसे अगर आप एक छोटे से कागज में बना लेंगे तो पूरा एक्ट सिर्फ 3-4 पन्नों में पूरा एक्ट समा जाएगा। अगर आपने शेड्यूल का भी बना लिया तो हार्डली 4-5 पन्नों में पूरा एक्ट आपके हाथ में होगा। बात समझ में? प्रीली के पॉइंट ऑफ व्यू से यू जस्ट रीड लाइक दैट। देखिए मेरा काम बताने का है, करना नहीं करना किसका काम है? आपका। बच्चा खुद जाने यार, आप तो बस बता सकते हो ना। देखिए मैं सिर्फ आपको गाइडेंस देने के लिए बैठा हूँ और मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए बैठा हूँ, बट यू हैव टू डू इट। सर आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है सर? तो किस तरह से आपको बनाना है और जितना मैं बताऊं उतना कीजिए। देखिए अब इसके नीचे बहुत सारी चीज लिखी हुई है, वेट द अमाउंट पेबल इन सर्टेन सो एंड सो, ये सब नहीं पढ़ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आएगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस दिमाग से सोचिए कि क्या एमसीक्यू बनाएगा, यहाँ से एमसीक्यू क्या बनाएगा। आप अगर उस बुद्धि से सोचने स्टार्ट करेंगे तो आपका एग्जाम निकलेगा और आप पीटी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आगे चलिए, जहां पर